Yes, take out illustration number 15. Take out illustration number 15, page number 6.29. Page number 6.29. Illustration number 15, page number 6.29. कह रहे हैं फ्रॉम द फॉलोइंग समराइज बैलेंस शीट ऑफ अ कंपनी, कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी. क्या निकालनी है? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी अपन को निकालनी है. सबसे पहले आपको दे रखा है आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट. सबसे पहले अपन यहां लिखेंगे ए, कैश फ्लो, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी. यहां लिखेंगे अपन नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर, नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर, नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर. तो यहां लिखेंगे अपन एडजस्टमेंट फॉर, एडजस्टमेंट फॉर, उसके बाद नीचे अपन लिखेंगे एडजस्टमेंट फॉर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, एडजस्टमेंट फॉर वर्किंग कैपिटल चेंजेस. देखो सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं शेयर कैपिटल से. सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं किससे? शेयर कैपिटल से. तो शेयर कैपिटल है आपके 50,000 से 50,000, कोई चेंज नहीं है. उसके बाद फिर आपको दे रखा है रिजर्व एंड सरप्लस. अब क्वेश्चन में आपको बता नहीं रहा कि रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर क्या इंक्लूड है. तो इन केस ऑफ साइलेंस, इसको भी, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है. इन केस ऑफ साइलेंस वी अज्यूम दैट, इन केस ऑफ साइलेंस we assume that reserve and surplus includes balance of profit and loss account. In case of silence we assume that reserve and surplus includes balance of profit and loss account, balance of profit and loss account, right? तो यानी जो ओपनिंग बैलेंस है वो कितना है? 30,000 है, और क्लोजिंग बैलेंस कितना है? 60,000 है. आपका जो रिजर्व एंड सरप्लस है उसका ओपनिंग बैलेंस कितना है? 30, एंड क्लोजिंग बैलेंस कितना है? 60. तो इसके अंदर साइलेंस के केस में अपन क्या मान रहे हैं? इसके अंदर क्या इंक्लूड है? बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इंक्लूड है. तो आपका जो प्रॉफिट है वो 30 से 60 हो गया, यानी आपका नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर गिवन है कितना? नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर गिवन है कितना? 30,000. फिर आपका लॉन्ग टर्म बोरिंग्स. तो लॉन्ग टर्म बोरिंग्स के अंदर क्या है? डिबेंचर्स हैं. लॉन्ग टर्म बोरिंग्स के अंदर क्या है? 6% डिबेंचर्स हैं. 6% डिबेंचर्स हैं. इन डिबेंचर्स का जो ओपनिंग बैलेंस है वो 60,000 है, और इन डिबेंचर्स का जो क्लोजिंग बैलेंस है एंड ऑफ द ईयर में वो 80,000 है. इट मींस ड्यूरिंग द ईयर अपन ने 20,000 के डिबेंचर्स इशू कर दिए. इट मींस अपन ने ड्यूरिंग द ईयर 20,000 के डिबेंचर्स इशू कर दिए. अब ये 6% का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि इन डिबेंचर्स पे अपन को 6% की रेट से इंटरेस्ट पे करना है. तो अब बात आती है इंटरेस्ट में 60,000 पे दे या 80,000 पे दे, क्योंकि आपको क्वेश्चन में बता नहीं रखा ये 20,000 के डिबेंचर्स कब इशू है. तो इन केस ऑफ साइलेंस अपन अज्यूम करते हैं, क्या अज्यूम करते हैं?
ये जो डिबेंचर्स हैं ये एंड ऑफ द ईयर में इश्यू हुए हैं। ये डिबेंचर्स कब इश्यू हुए हैं? एंड ऑफ द ईयर में इश्यू हुए हैं। यानी साल भर हमारे पास कितने के डिबेंचर्स थे? 60,000 रुपीज के डिबेंचर्स थे। यानी इंटरेस्ट अपन किस पे पे करेंगे? 60,000 पे। सो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर इज अ नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को अपन क्या करते हैं? एडजस्टमेंट फॉर्म में ऐड कर देते हैं। एडजस्टमेंट फॉर्म में ऐड कर देते हैं। कितना है? 3,600। उसके बाद नेक्स्ट क्या दे रखा है आपको? ट्रेड पेबल। तो ट्रेड पेबल है, ट्रेड पेबल इज अ करंट लायबिलिटी। ओपनिंग कितना है? 48 और क्लोजिंग कितना है? 35। तो ये क्या हो रहा है आपका? डिक्रीज हो रहा है। सो ट्रेड पेबल इज अ करंट लायबिलिटी, तो क्या लिखेंगे? वर्किंग कैपिटल चेंज में डिक्रीज इन ट्रेड पेबल, डिक्रीज इन ट्रेड पेबल। ट्रेड पेबल इज अ करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी डिक्रीज हो रही है तो इससे आपकी वर्किंग कैपिटल इंक्रीज होगी। वर्किंग कैपिटल इंक्रीज हो रही मतलब आपने अपनी वर्किंग कैपिटल में और अमाउंट इन्वेस्ट कर दिया, यानी कैश का क्या हुआ? आउटफ्लो हो गया। फिर है शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। तो शॉर्ट टर्म प्रोविजन के अंदर क्या इंक्लूड है? शॉर्ट टर्म प्रोविजंस के अंदर क्या इंक्लूड है? प्रोविजन फॉर टैक्स। क्या इंक्लूड है? प्रोविजन फॉर टैक्स। मैंने आपको बताया था ये प्रोविजन फॉर टैक्स के सारे एडजस्टमेंट एक जगह लिख लीजिएगा, जहां आपने लिखा हुआ लिख लीजिएगा। ये प्रोविजन फॉर टैक्स है, इसका ओपनिंग बैलेंस है, ये क्लोजिंग बैलेंस है। तो प्रोविजन फॉर टैक्स का जो ओपनिंग बैलेंस है वो कितना है? 32,000, और जो प्रोविजन फॉर टैक्स का जो क्लोजिंग बैलेंस है वो कितना है? 40,000। ये ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस आपको किसका दे रखा है? प्रोविजन फॉर टैक्स का। इसके रिगार्डिंग और कोई एडजस्टमेंट नहीं है। इसके रिगार्डिंग, किसके रिगार्डिंग? प्रोविजन फॉर टैक्स। तो अपन क्या कैसे करेंगे इसका ट्रीटमेंट? अपन मानेंगे कि जो पिछले साल का जो ओपनिंग बैलेंस है प्रोविजन फॉर टैक्स का 32,000, ये अपन ने ड्यूरिंग द ईयर क्या करा है? पे करा। इस 30, ये जो लास्ट ईयर अपन ने प्रोविजन फॉर टैक्स बनाया था 32,000, ये तो अपन ने ड्यूरिंग द ईयर क्या करा है? पे करा है। इतना टैक्स तो अपन ने ड्यूरिंग द ईयर पे करा है। और ये जो क्लोजिंग बैलेंस है 40,000, इसका मतलब ये है कि ड्यूरिंग द ईयर, करंट ईयर में अपन ने 40,000 रुपीज का प्रोविजन फॉर टैक्स क्या करा है? मेड करा है, बनाया है। तो ये जो टैक्स आपने पे करा है तो इसको अपन क्या करते हैं? लास्ट में ऑपरेटिंग एक्टिविटी में से माइनस कर देते हैं। तो लास्ट में यहां लिखेंगे टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर। टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर, कितना टैक्स पे करा है अपन ने ड्यूरिंग द ईयर? 32,000 का टैक्स अपन ने पे करा है, तो वो तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। और ये जो प्रोविजन है क्लोजिंग बैलेंस है, इसका मतलब है ये प्रोविजन आपने बनाया है। इसका मतलब क्या है? ये प्रोविजन आपने 40,000 रुपीज का बनाया है। तो ये जो प्रोविजन आपने बनाया है 40,000 रुपीज का, तो प्रोविजन बनाया, किसी को पेमेंट थोड़ी करा है। सो प्रोविजन फॉर टैक्स इज अ नॉन कैश एक्सपेंस। प्रोविजन फॉर टैक्स इज अ नॉन कैश एक्सपेंस। तो इसको यहाँ पे एडजस्टमेंट फॉर्म में क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। इसको एडजस्टमेंट फॉर्म में ऐड कर देंगे। तो समझ में आया? प्रोविजन फॉर टैक्स का क्या एडजस्टमेंट होगा कि जो लास्ट ईयर का बैलेंस है वो तो मानेंगे अपन ने सब पे कर दिया, तो जो टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर होता है उसको लास्ट में ऑपरेटिंग एक्टिविटी में से माइनस कर देते हैं। और 40,000 रुपीज का अपन ने प्रोविजन इस साल बनाया है। ये जो क्लोजिंग बैलेंस है ये क्या है कि ड्यूरिंग द ईयर अपन ने 40,000 रुपीज का क्या करा है? प्रोविजन बनाया है। तो प्रोविजन मेड ड्यूरिंग द ईयर है। तो ये जो प्रोविजन बनाया है अपन ने, इसका किसी को पेमेंट नहीं करा, तो इट इज अ नॉन कैश एक्सपेंस। तो नॉन कैश एक्सपेंस को अपन एडजस्टमेंट फॉर्म में ऐड कर देते हैं। अब असेट्स पे आ जाओ। फिक्स असेट्स दे रखे हैं, इसका कुछ नहीं होगा, इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं होगा। इन्वेंट्री 30 से 45 की हो गई। सो इंक्रीज इन इन्वेंट्री, आपके इन्वेंट्री आपका क्या है? करंट एसेट है। तो करंट एसेट के इंक्रीज होने से वर्किंग कैपिटल भी इंक्रीज होगी। वर्किंग कैपिटल इंक्रीज हो रही मतलब आपने क्या करा? अपनी वर्किंग कैपिटल में और अमाउंट इन्वेस्ट कर दिया, यानी कैश का क्या हुआ? आउटफ्लो हो गया। कैश का आउटफ्लो हो गया कितना? 15,000। ट्रेड रिसेबल
30 से 40 के हो गए, सो इंक्रीज in trade receivable, increase in trade receivable. So trade receivable is a current asset. तो करंट एसेट के इंक्रीज होने से वर्किंग कैपिटल भी इंक्रीज होगी, वर्किंग कैपिटल इंक्रीज होगी मतलब आपने इसमें और अमाउंट इन्वेस्ट कर दिया, यानी कैश का क्या हुआ, आउटफ्लो हो गया, कितना, 10,000, राइट। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है, तो इसको अपन यहाँ पे करंट एसेट में कंसीडर नहीं करते, कैश फ्लो स्टेटमेंट में। हो गए सारे एडजस्टमेंट्स। अब ये एडलेस करेंगे, नेट प्रॉफिट में ये सब एडलेस करेंगे तो ये आ रहा है FFO, फंड फ्रॉम ऑपरेशन, कितना आ रहा है, 73,600। इस 73,600 में अपन ये वर्किंग कैपिटल के एडजस्टमेंट्स करेंगे तो ये आ जाएगा आपका नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बिफोर टैक्स, नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बिफोर टैक्स। तो नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बिफोर टैक्स ये कितना है आपका निकला, ये आपका एडलेस करने के बाद आया 35,600। इसमें से ये टैक्स पेड अपन माइनस करेंगे, तो टैक्स पेड अपन माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा यहाँ पे 3,600। तो ये आ जाएगा आपका नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, राइट। कितना आ गया, 3,600। तो ये इसमें इंपॉर्टेंट था ये प्रोविजन फॉर टैक्स का। तो जब प्रोविजन फॉर टैक्स का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस गिवन होगा तो लास्ट ईयर का ही जो क्लोजिंग बैलेंस है प्रोविजन फॉर टैक्स, तो अपन अज्यूम करेंगे ये तो अपन ने ड्यूरिंग द ईयर पे कर दिया, तो जो टैक्स पे है, जो भी टैक्स पे है उस टैक्स पे को अपन क्या करेंगे, यहाँ पे लास्ट में माइनस कर देंगे, और जो क्लोजिंग बैलेंस है वो अपन मानेंगे ड्यूरिंग द ईयर प्रोविजन अपन ने बनाया है, तो उसको यहाँ पे एडजस्टमेंट फॉर्म में ऐड कर देंगे, राइट। नाउ टेक आउट इलस्ट्रेशन नंबर 16। Illustration number 16. The statement of profit and loss account of an enterprises for the year ended 31st March 2018 was as follows. ये आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना के दे रखा है, ठीक है ना। अब ये सब चीजें आपको दे रखी है, अब इससे आपको क्या बनाना है, क्या निकालना है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकालनी है। लिखेंगे सबसे पहले कैश फ्लो स्टेटमेंट, पर्टिकुलर अमाउंट यहां लिखेंगे अपन ए, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, फिर अपन यहाँ लिखेंगे नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर, फिर यहाँ लिखेंगे अपन एडजस्टमेंट फॉर और फिर यहाँ लिखेंगे अपन एडजस्टमेंट फॉर
एडजस्टमेंट फॉर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, एडजस्टमेंट फॉर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, एडजस्टमेंट फॉर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ठीक है, अब स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। देखो लास्ट में ये जो आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दे रखा है, स्टेटमेंट ऑफ P&L, इसमें लास्ट में देखो लिखा है प्रॉफिट बिफोर टैक्स, यानी आपको ये नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर आपको दे रखा है कितना 88,000। अब स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, इट इज अ ऑपरेटिंग इनकम और कैश भी है। अदर इनकम, अब अदर इनकम में क्या इंक्लूडेड, डिविडेंड रिसीव। सो डिविडेंड रिसीव इज अ नॉन ऑपरेटिंग इनकम, डिविडेंड रिसीव इज अ नॉन ऑपरेटिंग इनकम, और नॉन ऑपरेटिंग इनकम को अपन एडजस्टमेंट फॉर्म में क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। जो हमारी नॉन ऑपरेटिंग इनकम होती है उसको एडजस्टमेंट फॉर्म में माइनस कर देते हैं। अदर इनकम में और क्या इंक्लूड है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग। सो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग इज आल्सो अ नॉन ऑपरेटिंग इनकम। तो जो नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स हैं उसको अपन एडजस्टमेंट फॉर्म में माइनस कर देते हैं, एडजस्टमेंट फॉर्म में माइनस कर देते हैं। परचेज दे रखी है, तो परचेज इज अ रेवेन्यू एक्सपेंस, ऑपरेटिंग एक्सपेंस एज वेल एज कैश। फिर चेंज इन इन्वेंट्री के अंदर ओपनिंग क्लोजिंग 1,20,000 क्यों किया है, 6,20,000 होना चाहिए था ना। प्रॉफिट इज 1,20,000 नॉट 6,20,000, 6,20,000 इज द सेलिंग प्राइस। मैंने प्रॉफिट, ओके, प्रॉफिट करते हैं लेस। ओपनिंग क्लोजिंग इन्वेंट्री दे रखी है, ओपनिंग इन्वेंट्री इज 1 लाख, क्लोजिंग कितनी है 1,30,000, तो यानी आपकी इन्वेंट्री क्या हुआ, इंक्रीज हो गई। तो यहाँ लिखेंगे इंक्रीज इन इन्वेंट्री। इन्वेंट्री आपका क्या होता है, करंट एसेट होता है, इन्वेंट्री इज अ करंट एसेट। तो करंट एसेट इंक्रीज हो रहा है, करंट एसेट के इंक्रीज होने से वर्किंग कैपिटल भी इंक्रीज होगी, वर्किंग कैपिटल इंक्रीज होगी मतलब कैश का आउटफ्लो हो गया, आपने उसमें और अमाउंट इन्वेस्ट कर दिया, कैश का आउटफ्लो हो गया। दे रखा है ना चेंज इन इन्वेंट्री के नीचे, ओपनिंग इन्वेंट्री माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। तो क्लोज ओपनिंग कितनी है 1 लाख, क्लोजिंग है कितनी 1,30,000, यानी आपकी इन्वेंट्री इंक्रीज हो गई। इन्वेंट्री इज अ करंट एसेट, करंट एसेट जब इंक्रीज होता है तो इससे वर्किंग कैपिटल भी इंक्रीज होती है, और वर्किंग कैपिटल इंक्रीज होनी मतलब आपने उसमें और अमाउंट इन्वेस्ट कर दिया, कैश का आउटफ्लो हो गया। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, अब इसके अंदर क्या इंक्लूड है अपन को पता नहीं, तो अपन अज्यूम करते हैं इट इज अ ऑपरेटिंग कैश एक्सपेंस, इसके अंदर ऑपरेटिंग एक्सपेंस इंक्लूड है और वो भी कैश। डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन के अंदर क्या इंक्लूड है, डेप्रिसिएशन। सो डेप्रिसिएशन इज अ नॉन कैश एक्सपेंस, डेप्रिसिएशन इज अ नॉन कैश एक्सपेंस, तो इसलिए इसको एडजस्टमेंट फॉर्म में क्या करेंगे, ऐड कर देंगे नॉन कैश एक्सपेंसेस को। गुडविल रिटर्न ऑफ, गुडविल रिटर्न ऑफ, गुडविल रिटर्न ऑफ, सो गुडविल रिटर्न ऑफ इज अ नॉन कैश एक्सपेंस, गुडविल रिटर्न ऑफ इज अ नॉन कैश एक्सपेंस, तो इसको भी अपन क्या करेंगे, एडजस्टमेंट फॉर्म में ऐड कर देंगे। कितना दे रखा है 20,000। उसके बाद फिर क्या दे रखा है आपको, अदर एक्सपेंसेस। तो अदर एक्सपेंसेस के अंदर क्या इंक्लूड है, एक तो ऑफिस एक्सपेंसेस इंक्लूड है, ऑफिस एक्सपेंसेस दे रखे हैं आपको। तो ऑफिस एक्सपेंस आपका ऑपरेटिंग भी होता है और कैश भी होता है। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ये भी आपका ऑपरेटिंग एक्सपेंस है और कैश भी है। शेयर इश्यू एक्सपेंस रिटर्न ऑफ, ये आपका नॉन कैश एक्सपेंस है, और नॉन कैश एक्सपेंस को एडजस्टमेंट फॉर्म में ऐड कर देते हैं। तो शेयर इश्यू एक्सपेंसेस, शेयर इश्यू एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ, इट इज नॉन कैश एक्सपेंस, नॉन कैश एक्सपेंस को एडजस्टमेंट फॉर्म में ऐड कर देते हैं। ये हो गया। फिर आपको प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, बस और तो कुछ है नहीं। अब एडिशनल इंफॉर्मेशन में क्या गिवन है, एडिशनल इंफॉर्मेशन में, एडिशनल इंफॉर्मेशन में क्या है, मैन्युफैक्चरिंग वेजेस आउटस्टैंडिंग। अब अपन मानते हैं, अब ये आपको ये जो फिगर्स है ये सब कब के हैं, एंड ऑफ द ईयर के हैं, तो ओपनिंग के तो है ही नहीं, तो अपन यहाँ पे अज्यूम करके चलते हैं ये सब चीजें ओपनिंग में 0 थी,
ये ओपनिंग में 0 थी और 0 से ये इतनी हो गई। ये जो एडिशन इंफॉर्मेशन में ये जो आपको आउटस्टैंडिंग, ये आपको जो करंट लायबिलिटी और करंट एसेट्स दे रखे हैं, इनके ओपनिंग बैलेंस तो है ही नहीं, ये तो सब एंड ऑफ द ईयर के हैं। तो अपन क्या अज्यूम कर रहे हैं कि ये सब चीजें इन सबका ओपनिंग बैलेंस क्या था, 0 था। इन सबका ओपनिंग बैलेंस क्या था, 0 था। तो जैसे मैन्युफैक्चरिंग वेजेस आउटस्टैंडिंग है, तो स्टार्टिंग में 0 था और अब 50,000 की हो गई। तो आप इसको यहां लिखोगे इंक्रीज इन आउटस्टैंडिंग वेजेस। आउटस्टैंडिंग वेजेस इज अ करंट लायबिलिटी। और जब आपकी करंट लायबिलिटी इंक्रीज होती है, करंट लायबिलिटी के इंक्रीज होने से वर्किंग कैपिटल डिक्रीज होती है। वर्किंग कैपिटल डिक्रीज हो गई मतलब कि जो अमाउंट आपने वर्किंग कैपिटल में इन्वेस्ट कर रखा था वो आपको वापस मिल गया, मतलब कैश का इनफ्लो हो गया। इसी तरीके से सैलरी आउटस्टैंडिंग है, ये तो एंड ऑफ द ईयर में है, तो ओपनिंग का है नहीं, तो अपन क्या मानते हैं, आउटस्टैंडिंग सैलरी ओपनिंग में 0 थी, तो अब 0 से 40,000 हो गई। तो यहां लिखेंगे अपन इंक्रीज इन आउटस्टैंडिंग सैलरी। सो आउटस्टैंडिंग सैलरी इज अ करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है तो वर्किंग कैपिटल डिक्रीज होगी, वर्किंग कैपिटल डिक्रीज होगी मतलब कैश का इनफ्लो हो गया। सैलरी प्रीपेड स्टार्टिंग में 0 था और अब 5,000 हो गया, तो यहां लिखेंगे इंक्रीज इन प्रीपेड सैलरी। सो प्रीपेड सैलरी इज अ करंट एसेट। तो करंट एसेट इंक्रीज हो रहा है तो यानी वर्किंग कैपिटल भी इंक्रीज होगी। वर्किंग कैपिटल इंक्रीज हो रही मतलब आपने अपनी वर्किंग कैपिटल में और अमाउंट इन्वेस्ट कर दिया, यानी कैश का क्या हुआ, आउटफ्लो हो गया। कितना, 5,000 हो गए सारे एडजस्टमेंट्स। अब ये एडलेस करेंगे, एडलेस करने के बाद ये आ जाएगा आपका FFO, फंड फ्रॉम ऑपरेशन। नेट प्रॉफिट में ये सब एडलेस करेंगे तो आपका FFO आ रहा है कितना, 15,000। उसमें अपन ये वर्किंग कैपिटल चेंजेस करेंगे तो ये आ रहा है आपका कितना, 70,000। तो ये आपका कहलाएगा नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी कितनी, 70,000। ठीक है, 17 देखो, इलस्ट्रेशन 17 क्या कह रहा है, द फॉलोइंग इज अ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। Following is a statement of profit and loss account of Yamuna Limited for the year ended 31st March 2017। ये दे रखा है, एडिशन इंफॉर्मेशन है। कंप्यूट द नेट कैश प्रोवाइडेड बाय ऑपरेशन। नेट कैश प्रोवाइडेड बाय ऑपरेशन मतलब कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी आपको निकालनी है। देखो सबसे पहले ऊपर लिखेंगे अपन कैश फ्लो स्टेटमेंट, इसमें लिखेंगे अपन ए कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। यहाँ पर लिखेंगे नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर। नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर। यहाँ लिखेंगे अपन एडजस्टमेंट फॉर यहाँ लिखेंगे अपन एडजस्टमेंट फॉर वर्किंग कैपिटल चेंजेस
एडजस्टमेंट फॉर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। देखो सबसे पहले रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है तो इट इज ऑपरेटिंग इनकम, फिर परचेज है, फिर क्लोजिंग चेंज इन इन्वेंट्री दे रखा है ओपनिंग माइनस क्लोजिंग। तो ओपनिंग कितना था 2,50,000, क्लोजिंग कितना है 2 लाख, तो डिक्रीज हो गया। तो यहाँ वर्किंग कैपिटल चेंज में लिखेंगे डिक्रीज इन इन्वेंट्री, डिक्रीज इन इन्वेंट्री। इन्वेंट्री इज अ करंट एसेट, करंट एसेट क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, करंट एसेट के डिक्रीज होने से वर्किंग कैपिटल भी डिक्रीज होगी। वर्किंग कैपिटल डिक्रीज हो गई मतलब कि जो अमाउंट आपने वर्किंग कैपिटल में इन्वेस्ट कर रखा था वो आपको वापस मिल गया, मतलब कैश का इनफ्लो हो गया। उसके बाद अदर एक्सपेंसेस हैं, अदर एक्सपेंसेस में कुछ भी नहीं है, टोटल एक्सपेंस हो गए। प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर आपको दे रखा है कितना, नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर 50,000, 1,50,000। अब एक एडिशन इंफॉर्मेशन, ट्रेड रिसीवेबल डिक्रीज, सो डिक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल, डिक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल। सो ट्रेड रिसीवेबल इज अ करंट एसेट, करंट एसेट डिक्रीज हो रहा है तो इससे वर्किंग कैपिटल भी डिक्रीज होगी। वर्किंग कैपिटल डिक्रीज होगी मतलब जो अमाउंट आपने वर्किंग कैपिटल में इन्वेस्ट कर रखा था वो आपको वापस मिल गया, कैश का इनफ्लो, इनफ्लो हो गया। प्रीपेड एक्सपेंसेस इंक्रीज बाय 5,000, सो इंक्रीज इन प्रीपेड एक्सपेंसेस, increase in prepaid expenses, so prepaid expenses is a current asset, करंट एसेट इंक्रीज हो रहा है तो वर्किंग कैपिटल भी इंक्रीज होगी। वर्किंग कैपिटल इंक्रीज होगी मतलब आपने अपनी वर्किंग कैपिटल में और अमाउंट इन्वेस्ट कर दिया, यानी कैश का आउटफ्लो हो गया। ट्रेड पेबल डिक्रीज बाय 15,000, सो डिक्रीज इन trade payable, so trade payable is a current liability, trade payable is a current liability, current liability डिक्रीज हो रही है तो वर्किंग कैपिटल क्या होगी, इंक्रीज होगी। वर्किंग कैपिटल इंक्रीज होगी मतलब आपने अपनी वर्किंग कैपिटल में और अमाउंट इन्वेस्ट कर दिया, यानी कैश का आउटफ्लो हो जाएगा कितना 15,000। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस इंक्रीज बाय 3,000, सो increase in outstanding expenses, outstanding expenses is a current liability, current liability increase हो रही है तो वर्किंग कैपिटल डिक्रीज होगी मतलब जो अमाउंट आपने वर्किंग कैपिटल में इन्वेस्ट कर रखा था वो आपको वापस मिल गया, मतलब कैश का इनफ्लो हो गया। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इंक्लूड डेप्रिसिएशन, सो डेप्रिसिएशन आपका नॉन कैश एक्सपेंस होता है एंड नॉन कैश एक्सपेंस इज एडेड इन एडजस्टमेंट फॉर, कितना है 25,000। बस और तो कुछ है नहीं। अब ये एडलेस करेंगे तो ये आ जाएगा आपका FFO, फंड फ्रॉम ऑपरेशन, कितना आ जाएगा 1,75,000। इसमें अपन ये एडलेस करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 2,38,000, तो ये आपका कहलाएगा नेट कैश फ्लो, नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग, नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी कितना आ गया 2,38,000। नेक्स्ट देखो इलस्ट्रेशन नंबर 18। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ये जो इंफॉर्मेशन है इससे क्या निकालना है अपन को, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकालनी है। तो यहां लिखेंगे अपन कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट पर्टिकुलर अमाउंट सबसे पहले लिखेंगे ए,
कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी यहाँ लिखेंगे नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर, नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर। फिर यहाँ लिखेंगे अपन एडजस्टमेंट फॉर फिर यहाँ लिखेंगे एडजस्टमेंट फॉर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, एडजस्टमेंट फॉर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। देखो सबसे पहले बैलेंस दे रखा है आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। 1 अप्रैल को था 25 और एंड ऑफ द ईयर में 80,000, तो 25 से 80 हो गया, यानी नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर कितना हो गया 55,000, दोनों का डिफरेंस। नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर कितना हो गया 55,000। फिर डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट, सो डेप्रिसिएशन इज अ नॉन कैश एक्सपेंस, डेप्रिसिएशन इज अ नॉन कैश एक्सपेंस, एंड नॉन कैश एक्सपेंस को अपन एडजस्टमेंट फॉर्म में क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। कितना दे रखा है 12,500। फिर है अमोर्टाइजेशन ऑफ गुडविल, अमोर्टाइजेशन का मतलब होता है राइट ऑफ, अमोर्टाइजेशन का मतलब होता है राइट ऑफ, तो अपन ने गुडविल को राइट ऑफ कर दिया, तो इट इज अ नॉन कैश एक्सपेंस, इट इज अ नॉन कैश एक्सपेंस, तो एडजस्टमेंट फॉर्म में ऐड हो जाएगा, कितना है 8,000। अमोर्टाइजेशन मतलब गुडविल को राइट ऑफ कर दिया। फिर है लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन, सो लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन इज आल्सो अ नॉन कैश एक्सपेंस, तो इसको भी एडजस्टमेंट फॉर्म में ऐड कर देंगे। कितना दे रखा है 20,000। फिर है प्रोविजन फॉर टैक्स, क्या देगा प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन कितना दे रखा है प्रोविजन फॉर टैक्सेशन 15,000 दे रखा है आपको। अब इसके बारे में और तो कुछ इन्फॉर्मेशन है नहीं, तो जब और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती तो अपन क्या मानते हैं कि यही अपन ने ड्यूरिंग द ये इतना ही टैक्स अपन ने पे करा है, अपन अज्यूम करते हैं इतना ही टैक्स अपन ने पे करा है और इतना ही प्रोविजन अपन ने बनाया है, तो जो टैक्स अपन पे करते हैं उसको लास्ट में माइनस कर देते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। तो लास्ट में यहां लिखेंगे टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर, टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर कितना 15,000, और अपन अज्यूम करेंगे इतना ही प्रोविजन अपन ने बनाया है, सो प्रोविजन फॉर टैक्स इज अ नॉन कैश एक्सपेंस, तो इसको यहां पे एडजस्टमेंट फॉर्म में ऐड कर देंगे। फिर है ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, अपन ने जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करा, तो ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व इट इज नॉन कैश एक्सपेंस, इट इज नॉन कैश एक्सपेंस, और नॉन कैश एक्सपेंस को एडजस्टमेंट फॉर्म में क्या करते हैं ऐड कर देते हैं। फिर है डिक्रीज इन ट्रेड रिसेवेबल, डिक्रीज इन ट्रेड रिसेवेबल, so trade receivable is a current asset डिक्रीज हो रहा है तो वर्किंग कैपिटल भी डिक्रीज होगी, मतलब जो अमाउंट आपने वर्किंग कैपिटल में इन्वेस्ट कर रखा था वो आपको वापस मिल गया, मतलब कैश का इनफ्लो हो गया। फिर डिक्रीज इन ट्रेड पेबल, सो ट्रेड पेबल इज अ करंट लायबिलिटी, तो करंट लायबिलिटी डिक्रीज हो रही है तो इससे वर्किंग कैपिटल इंक्रीज होगी, वर्किंग कैपिटल इंक्रीज होगी मतलब आपने अपनी वर्किंग कैपिटल में और अमाउंट इन्वेस्ट कर दिया,
यानी कैश का आउटफ्लो हो गया। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस बिगनिंग में कितने थे 5000 के, एंड में कितने हैं 6500 के, तो ये क्या हो गए इंक्रीज हो गए। यहां लिखेंगे इंक्रीज इन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। सो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस इज अ करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है तो इससे आपकी वर्किंग कैपिटल डिक्रीज होगी। वर्किंग कैपिटल डिक्रीज होगी मतलब कि जो अमाउंट आपने वर्किंग कैपिटल में इन्वेस्ट कर रखा था वो आपको वापस मिल गया, मतलब कैश का इनफ्लो हो गया। प्रीपेड एक्सपेंसेस 2000 के थे बिगनिंग में, एंड में कितने वो बता नहीं रखे, तो अपन अज्यूम कर रहे हैं एंड में 0 हो गए, तो प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या हो गए डिक्रीज हो गए। तो यहां लिखेंगे डिक्रीज इन प्रीपेड एक्सपेंसेस। सो प्रीपेड एक्सपेंसेस इज अ करंट एसेट। तो करंट एसेट सर ये कैसे पता चला डिक्रीज हुआ है? ये 1 अप्रैल को दे रखे 2000, एंड ऑफ द ईयर में है नहीं, एंड ऑफ द ईयर का बता नहीं रखा, तो अपन अज्यूम कर रहे हैं कि एंड ऑफ द ईयर में 0 हो गए, तो 2000 से 0 हो गए इसलिए डिक्रीज हो गए। तो करंट एसेट डिक्रीज हो रहे हैं, इससे वर्किंग कैपिटल भी डिक्रीज होगी। वर्किंग कैपिटल डिक्रीज होगी, इससे क्या होगा कैश का इनफ्लो हो जाएगा। कितना 2000 हो गए सारे एडजस्टमेंट्स। अब ये एडलेस करेंगे तो ये आ रहा है आपका FFO फंड फ्रॉम ऑपरेशन, कितना आ रहा है 1,40,500। इसमें ये वर्किंग कैपिटल के एडजस्टमेंट्स करेंगे तो ये आ जाएगा आपका नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग, नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ऑपरेटिंग एक्टिविटी बिफोर टैक्स। तो नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बिफोर टैक्स, तो ये आ रहा है आपका कितना 1,62,100। इसमें से ये 15,000 अपन लेस करेंगे तो ये आ जाएगा आपका नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी आ जाएगी 1,47,100। समझ में आई बात? यहाँ पे आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो गया, डेट इज कैश, हाउ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी इज कैलकुलेटेड। तो ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया।